हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता। तो भारत को पहला मेडल दिलाया दोस्तों भाविना पटेल ने, जबकि पहला गोल्ड दिलाया अवनी लेखरा ने। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और MR कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ भारत के मुख्य न्यायाधीश कब बनेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अभी 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो इनमें से दोस्तों 3 नए भारत के मुख्य न्यायाधीश आने वाले दिनों में कंफर्म हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में 3 नए मुख्य न्यायाधीश कौन कौन हो सकते हैं इन 9 में से। तो ऐसे ही न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी जो हैं, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं जज के रूप में। और ये दोस्तों फरवरी 2027 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कब बनेंगे? फरवरी 2027 में। इनके अलावा दो और जज हैं जो मुख्य न्यायाधीश की कतार में यानी लाइन में लगे हुए हैं। एक तो है दोस्तों न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना अगर बनेंगी दोस्तों तो वो बन जाएंगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और उनके बाद बनेंगे PS नरसिम्हा जी। ठीक है, तो यानी कि 2027 में पहले तो विक्रमनाथ जी बनेंगे, इनके जस्ट रिटायरमेंट के बाद न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना जी बनेंगी और ये केवल 36 दिनों के लिए ही बनेंगी। फिर इनके बाद लगभग 6 महीनों के लिए PS नरसिम्हा जी होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ये बात हो रही है अभी 2027 की। ठीक है, अभी कौन है? अभी वर्तमान में NV रमना जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने इन 9 नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय की पद और गरिमा की शपथ दिलाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। क्लियर? तो NV रमना जी ने इन्हें शपथ दिलाया है। अब देखिए, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 2027 में ये सुप्रीम कोर्ट के बन सकेंगे। किसके बाद आएंगे? ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत की रिटायरमेंट के बाद बनेंगे। फिर इनके जस्ट बाद देखिए बीवी नागरत्ना जी बनेंगी, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। इनके जस्ट रिटायरमेंट के बाद PS नरसिम्हा जी बनेंगे और ये सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके थे, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे, ये भी बनेंगे। ठीक है, ये नागरत्ना जी की जगह लेंगे और इनका कार्यकाल केवल 6 महीने के लिए होगा। तो ये तो वो 3 जज हो गए। बाकी के 6 जज और बचे हैं, ये कौन कौन हैं? तो बाकी के 6 न्यायाधीश देखिए दोस्तों, अभय श्रीनिवास ओका जी, ये कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली देखिए महिला है, और बेला एम त्रिवेदी ये भी महिला है। तो हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना ये तीनों महिलाएं हैं। तो इन 6 में से 3 महिला जजों को दिलाया गया है शपथ। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। CT रवि कुमार और MM सुंदरेश, ये 9 न्यायाधीश शपथ लेकर के आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार ऐसा हुआ है जब 9 न्यायाधीशों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अधिकतम संख्या हो सकती है 34, अभी वर्तमान में हो गई है 33। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहां पर समुद्री अभ्यास किया। तो दोस्तों भारत और जर्मनी की नौसेना ने अदन की खाड़ी में, गल्फ ऑफ अदन में किया है नौसैन्य अभ्यास। ये समुद्री सैन्य अभ्यास है, समुद्र में होने वाला, अदन की खाड़ी में हुआ है। कब हुआ? 26 अगस्त 2021 को। भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया दोस्तों INS त्रिकंद ने, और जो जर्मनी की नौसेना है उसको रिप्रेजेंट किया वहां की नेवल शिप बारेन ने। किसने? बारेन ने। अच्छा, INS जो है, INS त्रिकंद जो है, ये एंटी पायरेसी गश्त के लिए गल्फ ऑफ अडन में लगी हुई है, तैनात है, इसी वजह से इसने इसमें हिस्सा लिया है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अडन की खाड़ी है कहाँ पर? चलिए मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे इधर यमन की साइड में, आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा यमन और ये है गल्फ ऑफ अडन यानी अडन की खाड़ी।
इधर अदन की खाड़ी है, इधर ये ओमान की खाड़ी है, इसके बाद फिर इधर देखिए ये पार्सियन गल्फ है यानी पारस की खाड़ी है। ठीक है, तो ये खाड़ी के आसपास, खाड़ियों के आसपास के जो देश हैं ये खाड़ी देश कहलाते हैं। तो ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आता है, आप पढ़ते हो कि खाड़ी देशों ने ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लाल सागर है, यहीं पर देखिए ये सुएज नहर है, जो सुएज नहर जो है वो लाल सागर को और भूमध्य सागर को अलग करती है। भूमध्य सागर ये रहा, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन अलग करता है? सुएज नहर अलग करती है। और सुएज नहर ही देखिए दोस्तों, इधर एशिया है और इधर है अफ्रीका, तो एशिया और अफ्रीका को भी सुएज नहर अलग करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये बॉर्डर हो गया सुएज नहर। ठीक है, जर्मनी कहाँ है? जर्मनी देखिए यहाँ पर है और यहाँ से आई है इसकी नौसेना, यहाँ पर हो रहा है अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी दोस्तों बेंगलुरु में। एक्चुअली में यह स्थापित किया जाना शुरू हो चुका है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री होगी, ये एक गीगा फैक्ट्री होगी और ये ओहमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जा रही है। ये गीगा फैक्ट्री करेगी क्या? तो ये दोस्तों जो PEM होता है यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इसके थ्रू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का उत्पादन करेगी। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स होंगे ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। आने वाला समय जो है दोस्तों, सभी देश जो हैं वो हाइड्रोजन पर ही वर्क कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर। क्यों? क्योंकि इसे फ्यूचर का ईंधन कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। कारण ये है कि ये 0% कार्बन का एमिशन करता है, यानी इससे जो भी फ्यूल बनेगा उससे दोस्तों पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से सभी देश हाइड्रोजन के उत्पादन पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए भारत में ये पहली गीगा फैक्ट्री लगाई जाएगी बेंगलुरु कर्नाटका में। इसकी क्षमता कितनी होगी? 500 मेगावाट प्रति वर्ष की। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स होंगे ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है, इस प्रोसेस में पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया जाता है। H2O आप जानते ही हो, पानी का सूत्र होता है। तो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही H2 को अलग किया जाता है और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो बेंगलुरु में स्थापित होगी भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री। अगला, हाल ही में किसे HSBC एशिया का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में रजनीश कुमार जी को HSBC एशिया का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार जी वही वाले हैं जो SBI के पूर्व निदेशक थे, याद होगा आपको। SBI के ये निदेशक थे, डायरेक्टर थे, और SBI के रिटायरमेंट के बाद इससे पहले अभी तक ये लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन के निदेशक भी हैं, ठीक है, डायरेक्टर भी हैं। अभी इनको HSBC एशिया की यूनिट का बना दिया गया है स्वतंत्र निदेशक। ध्यान रखना है बहुत ही केयरफुली। कुछ दिन पहले ही HSBC और चर्चे में आया था जब हितेंद्र दवे जी को नया CEO बनाया गया था। तो वो HSBC इंडिया के CEO बने थे हितेंद्र दवे। ये HSBC एशिया के डायरेक्टर बने हैं, स्वतंत्र डायरेक्टर बने हैं, स्वतंत्र निदेशक बने हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, इसको याद रखना है। ये केवल इंडिया के हैं हितेंद्र दवे जो हैं। ओके, HSBC जो है कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। स्थापना हुई थी 1865 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 44 ऐसे शिक्षकों को चयनित किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाना है। कब सम्मानित किया जाना है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्यों? क्योंकि 5 सितंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन 44 इन सिलेक्टेड टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इनको देंगे पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 इन्हें सम्मानित करेंगे इन 44 टीचर्स को 5 सितंबर के दिन। क्लियर? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों स्टुअर्ट बिन्नी ने दोस्तों संन्यास की घोषणा कर दी है। ये भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और ये फिलहाल के लिए अब सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के संन्यास ले चुके हैं। इन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं, 14 वनडे मैच खेले हैं और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं। और उसमें इन्होंने 459 रन टोटल बनाए हैं, 24 विकेट भी हासिल किए हैं क्योंकि ये ऑलराउंडर थे।
ओके, स्टुअर्ट बिन्नी जो रोजर बिन्नी के बेटे थे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा मेडल जीता? तो देवेंद्र झाझड़िया भारत के सबसे महानतम पैरा एथलीट, इन्होंने जीता दोस्तों सिल्वर मेडल। अगेन इनका ये तीसरा मेडल है पैरालंपिक्स में, ये 3 मेडल जीत चुके हैं, 2 बार इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। यही कारण है कि ये भारत के सबसे सक्सेसफुल पैरा एथलीट हैं। 2 बार इन्होंने गोल्ड जीता और 1 बार सिल्वर जीता, तो इनके हो गए 3 मेडल पैरालंपिक में इंडिविजुअली। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया 2 मेडल कब कब इन्होंने जीता था? एक तो 2004 में जब एथेंस में हुआ था तब इन्होंने जीता था गोल्ड, और एक 2016 वाला जब हुआ था रियो ओलंपिक, तब इन्होंने गोल्ड जीता था। किस खेल के ये खिलाड़ी हैं? तो ये हैं दोस्तों जेवलिंग थ्रोअर, यानी भाला फेंक प्रतियोगिता के। F46 के फाइनल इवेंट में इन्होंने जीता हुआ है गोल्ड। F46 क्या होता है, 56 क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको कल बता ही दिया था। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, कल की वीडियो नहीं देखे हैं, जा करके देख लें। 64.35 मीटर इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं भाला फेंकने में, और 6 अटेम्प्ट में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था 64.35 मीटर का। ओके, इसी स्पर्धा में दोस्तों इन्हीं के साथ में सिल्वर मेडल के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी इंडिया के ही रूप में आया, इंडिया में ही आया, सुंदर सिंह गुर्जर के रूप में 64.01 मीटर इन्होंने फेंका था। तो कांस्य पदक और सिल्वर पदक एक ही इवेंट में दोनों इंडिया की तरफ आया। देखिए इंडिया का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक जा रहा है टोक्यो पैरालंपिक में, बहुत ही ये गर्व करने वाली बात है दोस्तों। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 मेडल आ चुके हैं, जिनमें से 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली 1 ब्रॉन्ज मेडल वापस हो गया, वरना अभी तक 11 मेडल हो गए होते। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको याद रखना है, धीरे धीरे और भी मेडल्स की संख्या बढ़ेगी ही, तो हम सभी को इनको ऐसे ही चीयर करते रहना है। ओके, टोक्यो पैरालंपिक पर दोस्तों पैरालंपिक शुरू होने से पहले की एक वीडियो मैंने आपको दी हुई है, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। टोक्यो पैरालंपिक जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक और वीडियो दी जाएगी, जिसमें इस पैरालंपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर कराए जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की? तो मिशन वात्सल्य योजना दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। ये वहाँ की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, ऐसी महिलाओं के लिए जो विधवा हो चुकी हैं कोविड-19 के कारण जिनके पति की डेथ हो गई है, ऐसी महिलाओं के लिए, और जो गरीब और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेट करती हैं, वहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को सपोर्ट देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, मिशन वात्सल्य। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना, इन दोनों का भी लाभ दिया जाएगा महिलाओं का। ठीक है, तो इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाएगा और भी वैसे ही कई प्रकार के सपोर्ट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में योगेश कथपुनिया ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता? तो योगेश कथपुनिया ने दोस्तों डिस्कस थ्रो में जीता है भारत के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। टोक्यो पैरालंपिक अभी चल रहे हैं, तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको बहुत ही केयरफुली आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इमेज शो करा ही दिया हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि किस किस इवेंट में कौन कौन से मेडल अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक 10 मेडल आए हुए हैं। तो डिस्कस थ्रोवर योगेश कथपुनिया के बारे में बात करें तो F56 के इवेंट में इन्होंने जीता है पुरुषों के। ठीक है, 44.38 मीटर की दूरी तक इन्होंने थ्रो किया, डिस्कस थ्रो किया, और ये सिल्वर मेडल हासिल किए। सिल्वर ये पाए हैं, तो गोल्ड कौन पाया है? गोल्ड दोस्तों ब्राजील के बतिस्ता दोस सांतोस ने पाया है, गोल्ड जीता है, उन्होंने 45.59 मीटर का थ्रो किया। ठीक है, अच्छा एक और आया सिल्वर मेडल मरियप्पन थंगावेलु के नाम, T42 ऊंची कूद में हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मरियप्पन थंगावेलु दोस्तों पिछली बार गोल्ड जीते हुए थे, और इनको पहले दोस्तों अभी भारत का ध्वजवाहक भी नियुक्त किया गया था, चुना गया था, लेकिन लास्ट टाइम पर आते आते दोस्तों ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ गए थे, इस वजह से इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, और फिर इनकी जगह पर टेक चंद, याद रखिएगा नाम, टेक चंद को दोस्तों नया पैरालंपिक में भारत का ध्वजवाहक चुना गया। तो पैरालंपिक्स में भारत का ध्वजवाहक कौन है? टेक चंद। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के पूर्व दिग्गज कोच वासु परांजपे का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे क्रिकेट कोच वासु परांजपे, और ये बहुत ही महानतम कोच माने जाते हैं। कारण ये है कि इनकी कोचिंग में बहुत ही महानतम खिलाड़ी निकले हैं, जैसे सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसेकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा,
इन जैसे खिलाड़ियों को इन्होंने निखारा हुआ है, इनका गुरु माना जाता था। तो वासु परांजपे, इनका निधन हो गया है। इन्होंने ही दोस्तों सुनील गावस्कर का नाम सनी दिया था। सनी नाम से सुनील गावस्कर फेमस हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ये पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के ये कोच भी रह चुके हैं और जतिन परांजपे की ये पिता भी थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। कल दोस्तों अगस्त मंथ का पार्ट 2 आया हुआ था, तो मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है अगस्त के दोनों महीनों की। अगर आपको नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए देख लीजिए। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनका आज या कल में एग्जाम है, तो इसी वजह से बहुत ही टाइम पर वीडियो आ चुकी है। दोनों पार्ट देख लीजिएगा अगस्त मंथ का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 1 से 15 तारीख को कवर किया, सेकेंड पार्ट में 16 तारीख से 31 तारीख को कवर किया। ठीक है, तो कल वीडियो आई है शाम को, लाइव आई हुई थी, तो उसको जाकर के देख लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। अच्छा, इसकी क्विज वगैरह तो सब आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ। जो लोग नहीं जानते हो, नए आए हो, जान लो। MZT ऐप पर आपको इसकी क्विज मिलेगी, डिटेल में PDF मिलेगी और भी बहुत सारी ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज वगैरह जाकर के आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की बारे में बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है, ये आपको बताना है आज। भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल्स की डील की है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चारों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो आप देख लियो हो, जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। इसका वन लाइनर आपको टेलीग्राम पर भेजा जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर वन लाइनर के रूप में आप क्विकली रिविजन कर सकते हो। तो टेलीग्राम हैंडल है MZT एजुकेशन, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।